देखो अब हम लोग सीखा जा रहा है फिक्स एक्सिस रोटेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो। देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये एक्सिस है, यहाँ पे एक्सिस है, देखो मेरा फिंगर एक्सिस का रोल प्ले कर रहा है। एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, रॉड भी हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है। रिपीट कर रहा हूँ, कभी पूछता है एक्सिस वर्टिकल है तो एक्सिस ऐसे होगी, क्या एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस ऐसे होगी। तो एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, रॉड इस तरीके से। अब तुमने इसको हाथ से पढ़ते इसको छोड़ोगे, देखो नीचे जा रहा है, कह रहा है कि छोड़ने के तुरंत बाद लगभग हॉरिजॉन्टल ही होगा, तो छोड़ने के तुरंत बाद बताइए इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना है। देखो लिखा हुआ ना अल्फा कितना है। रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है। फोर्थ हिंज रिएक्शन, ये जो हिंज है इसका रिएक्शन फोर्स कितना है जस्ट आफ्टर। फिर कह रहा है कि जब ये रॉड को छोड़ोगे तो जब भागते हुए वर्टिकल होगा, भागते हुए जब वर्टिकल होगा तो उस समय बताइए ऑल आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन, अल्फा कितना है, एसीएम कितना है, ये सब चीजें। इसमें एक अलग सी भी चीजें नोट कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन ओमेगा, ओमेगा कितना है, ठीक है। इनिशियल टाइम ओमेगा 0 होगा, जब वर्टिकल होगा तब तो कुछ ओमेगा होगा, तो उसे निकालना है। तो जब रॉड वर्टिकल हो जाए, व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, becomes vertical, then answer all above question। जब ये रॉड रोटेट करते हुए जब वर्टिकल होता है तो बताइए ऊपर की सारी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व करता हूं। पहली बात, इन सब क्वेश्चन में क्या किया था मैं अलग से बता देता हूं, ठीक है। और तुम पाओगे कि इन जनरल इन्हीं में से कोई ना कुछ काम होता है। फिक्स एक्सिस रोटेशन क्वेश्चन का स्टेप्स बता रहा हूं, मैक्सिमम तुमको देखोगे ना फिक्स्ड, क्या हो रहा है मुझे, फिक्स्ड एक्सिस लिखना है ना, एक्सिस रोटेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्स। फर्स्ट टॉर्क अबाउट एक्सिस लिखना पड़ेगा, टॉर्क इक्वेशन एक्सिस अबाउट लिखना पहला काम, इक्वल्स टू आई एक्सिस इंटू अल्फा होता है, पहला काम ये करना होता है। यहां से तुम्हें अल्फा मिल जाएगा। दूसरा ओमेगा के लिए, फॉर ओमेगा यूज वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन, यूज वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन, या एनर्जी कंजर्वेशन। इन तीसरा, ये तो दो काम है। अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे, टॉर्क लिखना पड़ेगा, और ओमेगा निकलने क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो। ओके, इसके बाद तीसरा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास एसीएम निकालने के लिए, फॉर एसीएम यूज सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट, सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट। तो एसीएम में दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो होगा रेडियल आर ओमेगा स्क्वायर, आरसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक होगा टेंजेंशियल, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, डिपेंडिंग ऑन अल्फा। अल्फा का सेंस ये है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, अल्फा का सेंस उल्टा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उल्टा होगा। इट इज आरसीएम अल्फा। ये थर्ड काम होगा। फोर्थ बार, एक बार एसीएम और अल्फा मिल गया, एसीएम मिल गया ना, एक बार एसीएम मिल गया, ये रेडियल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दिस वन इज द रेडियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक बार ये मिल गया तो हिंज रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर हिंज रिएक्शन, हिंज रिएक्शन सो एफ एक्स एंड एफ वाई, जिसे बताया था डायग्राम में,
एंड इसके बाद फिफ्थ क्या करेंगे, इन एफ एक्स डायरेक्शन राइट m into ACM in x direction. Similarly, in y direction, use total mass into ACM in y direction. बस तुम पाओगे ना, पता है मैक्सिमम यही सब काम करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 99% प्रॉब्लम देखो कि बस यही काम चल रहा है इधर उधर करके, बाकी कुछ नया नहीं हो रहा है, हर प्रॉब्लम में ही चलेगा। चलो अब इसका हेल्प से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, वापिस चलते हैं। पहला काम एफबीडी बनाएंगे, तो रॉड की एफबीडी बनाएंगे, तो यहां पे क्या दिखाओगे, mg, गुड, वाह, इधर तो फोर्स होगा नहीं, हिंज फोर्स देगा, हिंज का फोर्स रॉड के अलावा क्या दिखाऊंगा, Fx, रॉड के पर्टिकुलर क्या दिखाऊंगा, Fy। क्या एफबीडी बन गया, हाँ बन गया, mg नीचे दिखाया, mg नीचे दिखाया, Fx ऐसे, Fy ऐसे, सो करके छोड़ दिया, गुड। अब क्या करेंगे, अल्फा निकालना है तो टॉर्क लिखेंगे, ओमेगा निकालना हो एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे, गुड। अल्फा निकालते हैं, अल्फा के लिए मैंने क्या किया, इस एक्सिस के बाद टॉर्क लिखेंगे, तो इस एक्सिस के बाद टॉर्क क्या आएगा, इस Fx का इस Fy का टॉर्क तो जीरो बनेगा, सिर्फ mg का टॉर्क आएगा इसके बाद, और ये दूरी कितनी बनेगी, दिस वन इज L/2, mg का टॉर्क लिखोगे mg इंटू L/2 इक्वल्स टू आई अल्फा, इस एक्सिस का वोट आई बनेगा ml²/3 आई इंटू अल्फा, इससे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 3g/2l, अल्फा मिल गया, गुड। एट इनिशियल मोमेंट पे है, एट t बराबर 0 पे अल्फा आ गया, गुड। अच्छा ओमेगा कितना होगा, पांचवा जो क्वेश्चन था इसको मैं सीधे बता सकता हूं, ओमेगा विल बी 0, इसलिए क्योंकि जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा 0 होगा ना, वो जैसे से भागेगा वैसे वैसे ओमेगा आएगा, लेकिन शुरू में तो ओमेगा 0 होगा, जैसे पार्टिकल को छोड़ते हो रिलीज करते हो तो कहते हो कि बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी कितनी आती है, जस्ट आफ्टर रिलीज वेलोसिटी इज 0, धीरे धीरे आता है। वैसे ओमेगा में भी कि जस्ट आफ्टर रिलीज कोई पूछता है कि ओमेगा कितना है, आंसर इज 0, गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन निकाल लिया, ईसीएम निकालना है, ईसीएम तो सेंटर ऑफ मास के निकालना है, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है, L/2 दूरी पे है, दिस डिस्टेंस इज L/2, तो यहां पे इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक टुवर्ड द सेंटर होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, टुवर्ड द सेंटर से रेडियल होता है r⁻², तो ओमेगा तो 0 है ना, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास इस इधर का एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा, r⁻², ओमेगा इज 0, लेकिन जो टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल अल्फा का सेंस ऐसे है ना, इट इज r अल्फा, और सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है L/2, तो क्या लिखोगे L/2 r इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 3g/2 है, r अल्फा होता है ना, तो r कितना आएगा L/2, अल्फा प्लेस कर दो तो वैल्यू क्या आ गई, इट इज 3g/4 बन गया, ये सेंटर ऑफ मास का रेडियल एक्सेलरेशन 0 और ये वाला एक्सेलरेशन 3g/4। अब एफबीडी ठीक है, एसीएम निकाल लिया, ये निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट, एंड पॉइंट भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंड पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन रेडियल क्या होगा r⁻², बट ओमेगा 0 है तो रेडियल 0 बन गया, और ये वाला कितना होगा r अल्फा, और r किसके बराबर है l अल्फा किसके बराबर है 3g/2l, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई 3g/2 आ गई, तो मैंने एंड पॉइंट का निकाल लिया। हिंज रिएक्शन, गुड, हिंज रिएक्शन निकालने के लिए एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चन में क्या आता है सीधे पूछता है फाइंड हिंज रिएक्शन, फाइंड हिंज रिएक्शन, तो हिंज रिएक्शन निकालने के लिए एसीएम निकालना बहुत जरूरी है, तभी तो टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स और MACM लिखोगे, एसीएम निकालना बहुत जरूरी है, एसीएम मैं निकाल चुका हूं, चलो मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, 3g/4 हुआ वो, दिस इज कौन सा ये वाला, ठीक तो है। हाँ सर, अब मैं क्या किया, सर वो L/2 दूरी पे होगा ना सर, अरे सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पे होगा, उन्होंने पूछा है क्या एंड का बताइए,
देखो एंड पॉइंट। अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, इरेज कर दिया अब उसको ताकि लिख सको। अब पता करना हिंज रिएक्शन, फोर्थ क्वेश्चन हिंज रिएक्शन। तो हिंज रिएक्शन के लिए एफबीडी तो यही है, एफबीडी तो यहां दिख रहा, ऊपर दिख रहा तुम्हें। तो एक्स के डायरेक्शन में नेट फोर्स और एमएसीएम, एक्स के डायरेक्शन में, एक्स किधर है, इधर है, इस डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ इसका मतलब नहीं है, एक्स के डायरेक्शन में नेट फोर्स और एमएसीएम। तो एक्स के डायरेक्शन में क्वेश्चन लिखेंगे, तो एक्स के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, देखो इस रॉड की एबीडी में एक्स के डायरेक्शन नेट फोर्स सिर्फ एफ एक्स है, एफ वाई और एमजी नहीं है। तो एक्स के डायरेक्शन नेट फोर्स क्या है, एफ एक्स। तो क्या लिखोगे, एफ एक्स बराबर मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्शन में। तो मास इंटू एक्स में एक्सेलरेशन क्या है, देखो जीरो है ना, यहाँ पे ई आर जीरो है, इट इज जीरो। देखो एक्स के डायरेक्शन में इस रॉड पे पूरा फोर्स क्या है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स बराबर मास इंटू एक्स में एक्सेलरेशन, एक्स का एक्सेलरेशन यहाँ से देखो जीरो आ रहा है, देखो ईसीएम में इधर एक्स दिखा रहा हूँ, इधर मैं वाई दिखा रहा हूँ। तो एक्स का एक्सेलरेशन देखो कितना है, जीरो है, एफ एक्स जीरो आ गया। अब यही का वाई में लिखेंगे, वाई में फोर्स इक्वेशन, देखो ये एफ वाई ऊपर है तो प्लस लिख लो, एम जी नीचे है तो माइनस लिख लो, बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू किसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का, बार बार लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स होता है एम ए सी एम होता है, एम ए सी एम, तो लिखोगे ए सी एम। तो ए सी एम कितना है, 3g/4 है ना, 3g/4 है, ए सी एम इज 3g/4, बट है नीचे को लिख लो माइनस, माइनस 3g/4। सिंप्लीफाई कर दो, इससे एफ वाई की वैल्यू आ गई, एम जी इधर भेजोगे तो बनेगा एम जी/4। तो कोई पूछे हिंज रिएक्शन कितना है, तो हिंज रिएक्शन सिर्फ mg/4 होगा, क्यों, क्योंकि एफ एक्स जीरो हो गया। इसका मतलब जिस वक्त रॉड हॉरिजेंटल है उस समय पे ये वाला जो एंड है, हिंज है, वो एक्स फोर्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ वाई में लगा रहा है। और वाई में कितना फोर्स लगा रहा है, mg/4 लगा रहा है, और सही में mg/4 लगाना चाहिए, mg से कम लगाना चाहिए। भाई अगर ऊपर को फोर्स mg ज्यादा लगा देता और mg कम होता, तो अकॉर्डिंग टू नेट फोर्स इक्वल्स टू एमएसीएम, तो नेट फोर्स ऊपर को रह जाता ना, ऊपर को आ गया फोर्स एफ वाई ऊपर, एम जी नीचे, और एफ वाई एम जी ज्यादा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर ना भाग जाए, जबकि रॉड देखो नीचे आ रहा है। कंफर्म है कि एफ वाई शुड बी लेस देन एम जी, और आ भी रहा है एम जी से कम, बट होना ही चाहिए था। कोई डाउट हो तो बताइए, बता दो, इसमें कोई डाउट हो तो। अब मैं कर रहा हूं सॉल्व, व्हेन रॉड इज बिकम्स वर्टिकल, ठीक है। तो पहले वर्टिकल रॉड बनाया जाए, यहाँ पे वर्टिकल रॉड बना रहा है, ऐसे बना लिया, फिर एबीडी बनाया, एबीडी में एफ एक्स मान लो, एक्स भी दिखा दो, ऐसे दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ वाई ऐसे दिखा दो, एफ वाई रॉड का नाम कर दिया, एफ एक्स ऐसे कर दिया, यहाँ का एम जी दिखा दो, गुड गुड। अब अल्फा निकालना है, पहला क्वेश्चन अल्फा, क्या करेंगे, टॉर्क लिखेंगे। तो इसके बाद टॉर्क क्वेश्चन लिखो, इसके बाद टॉर्क क्वेश्चन। तो क्या एफ एक्स भी इसी से पास कर रहा है, एफ वाई भी इसी से पास कर रहा है, हाँ जीरो, और एम जी भी उसी से पास कर रहा है, देखो एम जी का लाइन ऑफ फोर्स भी उसी हिंज से पास कर रहा है। तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो, इक्वल्स टू आई अल्फा। ओके, अल्फा क्या आ गया, जीरो। तो मैंने अल्फा को यहां पर लिख दिया जीरो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, तो मैंने अल्फा को लिख लिया जीरो। अब एसीएम निकालना पड़ेगा, तो एसीएम में तो रेडियल वाला आर ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो ओमेगा भी तो चाहिए, एसीएम में आर ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा भी चाहिए। ओमेगा के लिए क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, क्यों, क्योंकि यहां से रॉड को यहां से यहां तक आते वक्त, यहां से यहां तक आते वक्त रॉड में ओमेगा आ गया है ना, तो ओमेगा चाहिए। वह करती तरफ लिखते हैं, हाँ रुको जी थोड़ा 2 मिनट, ओमेगा आ गया होगा, तो तुम देखना, तो रॉड पहले ऐसे था, ये वाला हॉरिजॉन्टल रॉड ऐसे बना लिया, पहले रॉड हॉरिजॉन्टल था,
रॉड आ गया यहां से यहां पे। अच्छा एफ एक्स एफ वाई तो वह करेगा नहीं क्योंकि उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ और कौन करेगा, एम जी करेगा। तो एम जी था यहां पे सेंटर ऑफ मास, आ गया सेंटर ऑफ मास यहां पे। रॉड में अगर रॉड देखो, रॉड अगर यहां से ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है तो हिंज रिएक्शन वर्क करेगा नहीं। और एम जी था यहां पे, आ गया यहां पे, तो एम जी का क्या होगा, एम जी इंटू एम जी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, आ गया सेंटर मास यहाँ पे, तो एम जी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ ना, इट इज एल बाई टू। तो तुम क्या लिखोगे, एम जी इंटू एम जी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज एल बाई टू। वर्डन आ गया, हिंज रिएक्शन का वर्डन जीरो, एफ एक्स का वर्डन जीरो, एफ वाई का वर्डन जीरो, और एम जी का जो वर्डन बनेगा एम जी इंटू एल बाई टू बनेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस रॉड की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि इनिशियली रॉड रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक जीरो। तो आप लिखोगे के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के फाइनल इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई है ना, इस केस में काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर। तो इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट एंड है ना, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो क्या लिखोगे, हाफ एम एल स्क्वायर बाई थ्री, हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और इनिशियली जीरो। तो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। तो वर्डन बाई एम जी इक्वल टू दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, एम से एम कटेगा, तो इससे ओमेगा की वैल्यू बनेगी 3 जी अपान एल। देखो 3 का टर्म यहां बना, 2 से 2 कट गया, 3 जी अपान एल का अंडर रूट बनेगा, आ गया ओमेगा। गुड, पांचवा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। तो मैंने ये भी सॉल्व कर लिया, हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब एसीएम पे चलेंगे। एसीएम ये इस स्टैंड पे है ना, तो एक काम करता हूं, पहले कुछ चीजें डिलीट कर दो। देखो ये कंडीशन है, और यहां पे आपको ओमेगा ऐसे दिया हुआ है, ये ओमेगा है, ये सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक टुवर्ड द सेंटर होगा, टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास की एक्सिस दूरी कितनी है, एल बाई टू। तो क्या लिखोगे, एल बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये वाला ओमेगा स्क्वायरिंग कर दो तो बनेगा 3g अपान एल, तो एल सेल कटेगा, आ गया 3g बाई टू। ठीक है, तो मैं इसके जगह पे क्या किया, 3g बाई टू लिख देते हैं एक बार, तो इसके जगह पे मैं लिख लिया 3g बाई टू, ये एक्सेलरेशन आ गया। और रॉड ऐसे है ना, तो सेंटर ही है, तो टुवर्ड द सेंटर आर ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, एंड दैट विल बी जीरो बिकॉज अल्फा इज जीरो। देखो अल्फा जीरो है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा प्लस जीरो। तो बस इसका मतलब क्या है कि इस स्टैंड पे इस सेंटर ऑफ मास के पास बस एक ही एक्सेलरेशन, कितना, 3g बाई टू का, वो किधर है, तो जब रॉड वर्टिकल हो रहा है उस समय पे रॉड के सेंटर ऑफ मास के पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन, एंड दैट इज 3g बाई टू एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। गुड, तो मैंने सेकेंड भी कर लिया। एंड पॉइंट का पता करना, एंड में भी कुछ नहीं है, जो एंड पॉइंट है ना, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर आर ओमेगा स्क्वायर, और आर तो एल होगा ना, तो एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल इसका भी जीरो, आर अल्फा, अल्फा जीरो है, जीरो। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 3g होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर करो 3g होगा, क्योंकि इसी क्या करोगे, एल ओमेगा स्क्वायर, तो 3g बाई एल इंटू एल 3g, कोई बात नहीं। तो मैंने ये भी सॉल्व कर लिया, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 3g हो गया। अब बात करेंगे हिंज रिएक्शन की। हिंज रिएक्शन अब इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया। हिंज रिएक्शन में एक एफ एक्स आपने ऐसे दिखाया था, एफ वाई ऐसे दिखाया था, तो अब इस स्टैंड में क्या करना पड़ेगा, फोर्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स में फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्स का एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्स में एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पूरा पूरा एक्सेलरेशन वर्टिकल है।
एक्स में फोर्स नहीं आएगा। वाई में चेक करते हैं। वाई में एफ वाई ऊपर है तो प्लस लिख लो, एम जी नीचे है तो माइनस एम जी लिख लो, बराबर मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की ओर है, 3g/2 तो प्लस लिख लो 3g/2। इससे एफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, इसको उधर भेज दो mg और 2 तो ये बनेगा 5 mg/2। तो कोई पूछे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स भी यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ एक्स जीरो है, पूरा फोर्स 5 mg/2 बनेगा। अब ये देखो ना 5 mg/2 तो mg से ज्यादा आ गया भाई, 2.5 mg है ना, 5/2 mg, 5/2 mg इज 2.5 mg और ये ज्यादा है mg से। इसका मतलब पूरे सिस्टम के बाद जो एक्सेलरेशन है वो किधर, सॉरी हिंज रिएक्शन ज्यादा है, मेरा मतलब हिंज रिएक्शन ज्यादा है, mg ज्यादा है। खैर पहली बात कि ऐसा होना भी चाहिए इसलिए क्योंकि पूरे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, अगर ऊपर की ओर है तो हिंज रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए ऊपर की ओर, mg से, तभी तो ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन पता तुम इसका मतलब तुम इसको फील भी कर सकते हो, पता है कैसे, जैसे कि मान लो ये है, ये बहुत बड़ा सा होता, ये ऐसे ले लो, ये बहुत बड़ा सा होता, भारी होता, और यहाँ पे एक होल कर दो, यहाँ पे एक होल कर दो, और तुमको कहूं कि बेटा इस होल में ना अपना हाथ रख दो ऐसे, बहुत बड़ा होल नहीं, पतला होल करो, एक पतला होल करो यहाँ पे ऐसे, और इसमें अपने फिंगर को फंसा दो। अब मैं कहूं कि अब मैं इस हाथ को छोड़ूंगा तो ये ऐसे भागेगा, तो तुम मुझे बताओ कल्पना करके कि ये जब हॉरिजॉन्टल होगा, जब छोड़ोगे उस समय हाथ को दर्द ज्यादा महसूस होगा कि जब ये वर्टिकल होगा तब महसूस होगा। अभी तुम कहोगे पता है क्या, कि छोड़ते समय शायद बच जाऊं, लेकिन जितना ये भागेगा ना उतना ही हाथ पे दर्द ज्यादा आएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो हाथ ज्यादा दर्द करेगा। वो तो दर्द है ना, वही हिंज रिएक्शन की फीलिंग है, जो कि इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि हिंज रिएक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम नहीं मतलब वो अलग बात है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस ये कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सबसे ज्यादा जो फोर्स आएगा वो कहां आएगा, यहीं पे आएगा, उन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो इसीलिए वो आ भी रहा है। ओके ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और पार्ट में जाके सॉल्व करते हैं, ये 3 पार्ट में क्वेश्चन होता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका भी पैटर्न एक ही जैसा होता है, ठीक है, बट ये भी ठीक ही क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहा हूँ। ऐसा होता है, ये एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, रॉड का मास सेम, लेंथ एल है, ये वाला एंगल थीटा है, इसमें क्वेश्चन होता है कि इनिशियली रॉड इज हॉरिजॉन्टल, जैसा पहले क्वेश्चन में था वही क्वेश्चन है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन वही है, मान लो उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूं व्हेन रॉड ट्रेवल बाई थीटा एंगल then find acceleration of all above, जब भी जो क्वेश्चन कराया था ना उसी का, एकदम उसी का पार्ट है कि रॉड हॉरिजॉन्टल था, आपने इसके पास रिलीज किया, तो जरा रॉड ऐसे भागते हुए जब थीटा एंगल तय करता है तो बताइए एसीएम कितना होगा, हिंज रिएक्शन कितना होगा, सब कुछ जो पहले क्वेश्चन, ओमेगा कितना होगा। एक बार फिर हम काम सेम करेंगे, क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे तो एमजी ऐसे दिखाओगे। अच्छा एफ एक्स एफ वाई, तो एफ एक्स का मैंने रॉड के अलॉन्ग दिखा दिया ऐसे, दिस इज एफ एक्स, एफ वाई को मैंने ऐसे दिखा दिया रॉड के परपेंडिकुलर। याद करो जब मैं बता रहा था हिंज रिएक्शन में उस वक्त कहा था कि अगर फोर्स को रॉड के अलॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर लोगे तो कैलकुलेशन इजी होता है,
और एफ एक्स ऐसे लेते हो, एफ वाई ऐसे लेते हो, तभी भी हो जाएगा। एक मान लो एक स्टेप लेस कैलकुलेशन होगा, एक या दो स्टेप, ज्यादा कैलकुलेशन होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। बट अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता ना कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स बताइए, हॉरिजॉन्टल हिंज रिएक्शन बताइए, तो बेटर है कि एफ एक्स और एफ वाई मान लें, क्योंकि वही आ जाएगा सीधे। इसमें क्या होगा, ये निकाले फिर इनका कंपोनेंट करोगे तब आएगा। अगर सिर्फ हिंज रिएक्शन पूछता है तब तो ऐसे मान लो, और सिर्फ पूछता है कि हमें एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चाहिए, तब एफ एक्स एफ वाई ऐसे मानो। और कोई पूछता है कि हमें रॉड के अलॉन्ग चाहिए, तब तो ऐसे ही मानोगे। तुम समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पूछे कि रॉड के अलॉन्ग कितना फोर्स काम कर रहा है, तो एफ एक्स एफ वाई ऐसे मानो। रॉड के परपेंडिकुलर कितना काम कर रहा है, तो फिर ऐसे ही मानो। क्योंकि पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल कैसे काम कर रहा है और वर्टिकल कितना फोर्स है, तब तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मान लो, जल्दी आ जाएगा। और क्वेश्चन कुछ नहीं दिया, सिर्फ पूछा फाइंड हिंज रिएक्शन, तब तो ऐसे मानो, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो मान लिया एफ एक्स ऐसे एफ वाई ऐसे, ये तुम्हारी मर्जी है। एफ एक्स एफ वाई एबीडी बना लिया। आप क्या करेंगे, इसके बाद टॉर्क लिखेंगे। तो ये दूरी क्या होती है, L/2 होती है। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है mg इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से। तो लाइन ये mg है ना, तो mg की लाइनें है ना, mg की लाइनें है, तो इस लाइन की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी ये हुआ ना, देखो ये mg है। ये mg की जो लाइन है इसकी परपेंडिकुलर दूरी इस एक्सिस से, तो ये हुआ ये हुआ। तो अगर ये L/2 है, कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी, इट इज L/2 cos थीटा। तो mg into L/2 cos theta, it is torque about this axis equals to I alpha। तो इस पूरे रॉड का इसके अबाउट आई कितना होगा, ml²/3 टू अल्फा। इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3g cos थीटा अपान l अपान 2l, ये अल्फा आ गया। ठीक है, इसके बाद वो ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क थ्योरम लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पर आ रहा है ना, पहले सेंटर ऑफ मास यहां पे था और रोटेट होके यहां पे आ गया। तो mg के डायरेक्शन में, mg तो ये है, तो इसके डायरेक्शन में दूरी इसने यही तय किया ना, यही तय किया ना, था यहाँ पे, आ गया यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर दूरी तो यही तय किया, यही तय किया। तो आप mg का वर्डन क्या लिखोगे, mg का वर्डन mg इंटू ये डिस्प्लेसमेंट ना हॉरिजॉन्टल से था इस लाइन पे, था इस लाइन पे और आ गया यहाँ पे, ये दूरी हुई ना परपेंडिकुलर दूरी। तो अगर ये L/2 है तो ये एंगल थीटा है, तो एंगल के सम वाला साइन कहलाता है ना, तो दिस एंगल के सम वाला साइन कहलाता है, दिस इज L/2 साइन थीटा। तब क्या लिखोगे, L/2 साइन थीटा। टॉर्क आ गया इक्वल्स टू I अल्फा। इस एक्सिस के अबाउट I क्या होगा, ml²/3 इंटू अल्फा। ये मैं कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूँ और चेंज इन कैंडिडेट लिखोगे, ये वर्डन आ गया। तो दिस वर्डन इक्वल टू चेंज ऑफ कैंडिडेट ऑफ सिस्टम। तो इस सिस्टम की कैंडिडेट होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो I इस एक्सिस के अबाउट, तो रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, ये रॉड है इसका इस एक्सिस के अबाउट ml²/3 बनेगा। तो क्या लिखोगे, ml²/3 हाफ I इंटू ओमेगा के स्क्वायर। फाइनल कैंडिडेट इनिशियली 0, रेस्ट में था ना, हॉरिजॉन्टली था तो रेस्ट में था, तो कैंडिडेट 0, यहाँ पे कैंडिडेट हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सिंपलीफाई कर दो, जैसे सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 3 कट ऊपर जाएगा तो बनेगा 3gl 3g साइन थीटा अपान l का अंडर रूट। देखो 3g साइन थीटा अपान l का अंडर रूट बन गया। ठीक है, ओमेगा निकाल ले, तो मुझे ये भी आंसर मिल गया, मुझे ये भी आंसर मिल गया। अब उसमें क्या पूछा गया था, अल्फा पूछा गया था, ओमेगा पूछा गया था, और एक और था ACM सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो ये जो हिंज है ना, ये जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे ना L/2 दूरी पे ये हिंज है, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर R ओमेगा स्क्वायर होगा।
और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, ऊपर नहीं नीचे पर होगा। देखो टॉर्क का सेंस क्या, mg ऐसे था ना, एक्सिस से है, तो mg इसको ऐसे घुमा रहा है ना, ऐसे mg इसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, तो अल्फा का सेंस ही है, अगर अल्फा का सेंस ही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, तो ये बनेगा L/2 ओमेगा स्क्वायर इज रेडियल एक्सेलरेशन। L/2 ओमेगा का स्क्वायर, ये ओमेगा का स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा 3g साइन थीटा अपान L, तो ये बन गया 3g/2 साइन थीटा, तो 3g/2 साइन थीटा, 3g/2 साइन थीटा यहाँ पे लिख लो एक ही बार हटा के इसका, तो 3g/2 साइन थीटा, 3g/2 साइन थीटा। और ये क्या बनेगा रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल क्या बनेगा r अल्फा, r L/2 है, ये L/2 है, अल्फा इसके बराबर है, तो इसमें L/2 मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन में L/2 मल्टीप्लाई करो r अल्फा, तो r किसके बराबर है L/2, अल्फा किसके बराबर है 3g cos थीटा अपान 2l, अगेन L सेल कटेगा, ये 3g/4 cos बनेगा, 3g/4 cos, 3g/4 cos लिख लो, तो बनेगा 3g/4 cos थीटा बन गया। गुड। आप कोई पूछे ना सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन बताइए, सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस वर्टिकल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या पता कर लिया कि सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। ओके, तो मैंने क्या क्या निकाल लिया, एसीएम निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया। अब क्या हो जाता है हिंज रिएक्शन, हिंज रिएक्शन निकालता है, हिंज रिएक्शन के लिए एफएक्स लिखना पड़ेगा, तो एफएक्स के लिए एफएक्स के लिए एक्स के डायरेक्शन, अब एक्स के डायरेक्शन ही है ना, अब एक्स ये है, तो एक्स के डायरेक्शन नेट फोर्स बराबर एमएसीएम। थोड़ा मैं इसको हटा दूं, इसको हटा के मैं क्वेश्चन नोट करने जा रहा हूँ, इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा। तो एफएक्स माइनस, अच्छा ये वाला एंगल थीटा है, तो कोई पूछे ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल बनेगा थीटा। देखो ये एंगल थीटा है, ये पूरा 90 बनेगा ना, ये पूरा 90 बनेगा, अगर ये थीटा है ये पूरा 90 है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो आमने सामने एंगल 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 दिखा रहा हूँ तो ये बनेगा थीटा। तो देखो एक्स के डायरेक्शन में, देखो एक्स के डायरेक्शन ये है, तो एफ एक्स इधर प्लस मान लिया, तो एफ एक्स एम जी का ये जो कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट डॉट के अलावा ये एंगल के सामने साइन कहलाएगा ना, एंगल के सामने साइन कहलाता है, तो एम जी साइन थीटा बनेगा, बट इधर बनेगा लिखेंगे आप एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्स के डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ये है ना, तो लिख दो यहाँ पे 3g/2 साइन थीटा, इससे एफ एक्स कितना आएगा, इसको इधर भेज दो तो बनेगा 5mg/2 साइन थीटा, दिस इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, रॉड के अलॉन्ग फोर्स है। अब यही काम वाई में लिखेंगे, तो वाई में एफ वाई ऊपर है प्लस मान लो, तो एफ वाई प्लस लिख लिया, माइनस एम जी का ये वाला कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर, एफ वाई रॉड के परपेंडिकुलर है, तो एम जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बनेगा माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर मास इंटू वाई का एक्सेलरेशन, वाई का एक्सेलरेशन है ना 3g/cos, लेकिन ये नीचे को है और तुमने ऊपर प्लस माना है, तो इसको माइनस लिखोगे कितना -3g/4 cos थीटा, इसको सिंपलीफाई कर दो तो इससे एफ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके इधर भेजेंगे तो 4 में से घटा, ये बनेगा mg cos थीटा बाई 4, तो एफ एक्स मिल गया इतना, एफ आई मिल गया कितना। आप कोई पूछे नेट फोर्स बताइए, हिंज रिएक्शन, नेट हिंज रिएक्शन, तो एफ एक्स का स्क्वायर करोगे, एफ वाई का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट कर दो, आ गया आंसर। मैंने पता कर लिया ये कितना फोर्स होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज टेल मी। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रफ सरफेस है, रिपीट करो दोबारा, एक रफ सरफेस है, वहां पे एक रॉड को मैंने ऐसे रख दिया, इनिशियल एंगल 53 डिग्री है, रॉड को मैं रिलीज करूंगा तो ऐसे गिरेगा, देखो ऐसे गिरेगा ऐसा, तो ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो फिक्स एक्सिस की तरह से रोल प्ले करेगा, और जो एक्सिस होगी वो तुम्हारे तरफ होगी, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के बाहर, रॉड ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बेसिकली, काल्पनिक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो व्हेन रॉड इज रिलीज फ्रॉम ब्रेस्ट,
ओके देखिए, कह रहा है कि व्हेन रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स. सेकेंड, म्यू मिनिमम टू स्टॉप स्लाइडिंग एज्यूमिंग नो स्लिपिंग एट ग्राउंड. तो कह रहा है कि जब ये ऐसे गिर रहा है, 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 तो इस पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं हो रही है. तो बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा, फ्रिक्शन को कितना होगा, म्यू मिनिमम, ताकि इस स्टेंट पे स्लिपिंग ना हो. बाद में हो अलग बात, बट इस स्टेंट पे स्लिपिंग ना हो. ठीक है. अब पूरे क्वेश्चन में उस स्टेंट में माना जा रहा है कि देयर इज नो स्लिपिंग एट ग्राउंड, ग्राउंड पे स्लिपिंग नहीं हो रही. तो तुम कह सकते हो कि ये भी फिक्स एक्सिस रोटेशन का ही क्वेश्चन है. वो एक्सिस का रोल कौन प्ले कर रहा है, जहां ग्राउंड से टच कर रहा है, क्योंकि वो पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है. अगर वेलोसिटी जीरो है तो देन फिक्स एक्सिस रोटेशन. ओके चलिए अटेम्प्ट करता हूं. क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे. सेंटर ऑफ मास पे एमजी ऐसे दिखाओ, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखाओगे. फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होगा ना, तो किधर भी दिखा दो आपकी मर्जी. तो मैंने इधर दिखा दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इधर दिखा दिया. थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे. फ्रिक्शन ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन है तो कोई टेंशन नहीं कि तुम किधर दिखा रहे हो, जिधर मन कर दिखा. गुड. अब क्या करेंगे, इसके बाद टॉर्क लिखेंगे. एक्सिस है ना टॉर्क, ये दूरी क्या होगी L/2, यहां से यहां तक दूरी L/2 होगी ना. तो टॉर्क क्या लिखोगे, mg इंटू L/2 cos 53 डिग्री, mg इंटू L/2 का cos 53 डिग्री इक्वल टू I अल्फा एक्सिस के बाद. तो एक्सिस के बाद I क्या बनेगा, ml² इंटू अल्फा. इससे सिंप्लीफाई कर लो, m से m कट गया. इससे क्या बन गया, GL/2 cos 3/5 L² इंटू अल्फा. अल्फा कितना आएगा 9 G/10 L. अल्फा बन गया. गुड. अब क्या करेंगे, एन और फ्रिक्शन निकालना है ना. तो एन और फ्रिक्शन एक तरह से हिंज रिएक्शन जैसा है, एन और फ्रिक्शन हिंज रिएक्शन जैसा है. कंफर्म हिंज रिएक्शन निकालने के लिए एसीएम निकालना पड़ता है. एसीएम, एसीएम के ओमेगा चाहिए. तो जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा 0 होता है, ओमेगा 0. गुड. चलो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन लिखते हैं. इस स्टेट पे सेंटर ऑफ मास का रेडियल एक्सेलरेशन 0 मिलेगा, आर ओमेगा स्क्वायर. इधर का एक्सेलरेशन 0 मिलेगा, इधर का एक्सेलरेशन 0 मिलेगा, इधर वाला. तो इसके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल, वो होगा आर अल्फा. एंगल क्या होगा 90 डिग्री. और आर अल्फा मतलब L/2 इंटू अल्फा. अल्फा इज 9G/10L. तो 9G/10L करोगे ना, एल सेल कटेगा, आएगा 9G/20. तो इसको इरेज करके लिख लो 9G/20, 9G/20 लिख लिया. मैंने कहा गुड. बस एक ही एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल 9G/20. अब इधर क्या दिखाओगे, एन दिखाओगे, इधर क्या दिखाओगे फ्रिक्शन. अब लिखना है फोर्स इक्वेशन. अब एक्स फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो एक्स फोर्स और ये तो अब यही रहा, तो फोर्स इधर बना ही चुके हो, तो इसको बनाने की क्या जरूरत है. यहाँ पे बस एक्सेलरेशन ही बना. देखो यहाँ पे एफ आर है, दिख रहा होगा तुम्हें कर्सर, यहाँ पे एफ आर है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम जी है. तो एक्स में एक्सेलरेशन चाहिए ना, ये तो एक्स में एक्सेलरेशन, ये तो एक्सेलरेशन किसी एंगल पे है. तो एंगल निकालना पड़ेगा कि एक्स वाला एंगल निकालने ताकि कंपोनेंट कर लो मैं. तो देखो ये वाला एंगल 53 डिग्री है, तो ये भी एंगल 53 डिग्री होगा. तो ये कितना होगा 37 डिग्री होगा. दिस वन इज 37 डिग्री. इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ 9G/20 को. एंगल में डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो.
9g/20, ठीक है। और एक बार और इरेज कर दूं इसको, ताकि कैलकुलेशन कर सको। ओके, अब लिखेंगे इधर क्वेश्चन एक्स में लिखना। चलो, एक्स में फोर्स क्या है? सिर्फ फ्रिक्शन है। देखो इस रॉड पे फोर्स के नाम पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्स में, ठीक है। लिखो एक्स में फोर्स बनेगा Fr बराबर मास इंटू एक्स का एक्सेलरेशन, Fr बराबर मास इंटू एक्स का एक्सेलरेशन। और एक्स का एक्सेलरेशन क्या है? ये जो एक्सेलरेशन है इसका एक्स कंपोनेंट cos 37 बनेगा, एंगल के पास वाले cos बोलते हो, क्या लिखोगे? 9g/20 cos 37 डिग्री एंड इट इज 4/5। तो 4/5 कहोगे तो 4/5 आप लिख दो 4/5, तो बनेगा m 9g/20 4/5 25, ठीक है, बन गया 36 mg/25। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। गुड। आप क्या करेंगे? y में फोर्स इक्वेशन लिखेंगे ताकि n आ जाए। तो y में देखो n ऊपर की ओर है तो n प्लस mg नीचे की ओर, तो माइनस। देखो इस पूरे में n ऊपर प्लस mg नीचे माइनस बराबर मास सर इंटू वो y क्या 36 mg/100 होगा सर। क्या? सर वो आपने सब 20 × 5 25 कर दिया सर। एक सेकंड, तो ये 5 बनेगा 9 mg/25, ठीक है। अब क्या करेंगे? y में फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो n ऊपर है तो प्लस mg नीचे है तो माइनस, तो n माइनस mg बराबर m इंटू सेंटर ऑफ मास का y में एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन चाहिए, ये वाला ना, तो इसका एंगल के सामने साइन करा था ना, साइन और लिखना पड़ेगा, बट नीचे को रहा इसलिए माइनस, तो माइनस 9g/20 साइन 37 डिग्री बस। तो यहाँ से n बराबर क्या आएगा? mg इधर भेज दो, बनेगा माइनस, ये बनेगा 3/5, तो बनेगा 3/5 मतलब 27 mg/100 बनेगा। 3/5 तो 100, 27, ठीक है। अब 100 में से 27 घटा दो, कितना आएगा? 3, और 9 में से 2 जाता कितना होता? 7, 73 mg/100, n आ गया। ओके, एन अल्फा निकाल लिया, एन निकाल लिया, फ्रिक्शन निकाल लिया, म्यू मिनिमम निकालना है। तो म्यू मिनिमम के लिए क्या करेंगे हम लोग? भाई फ्रिक्शन जो आता है उसी को क्या करोगे? म्यू इंटू एन कर दो, यही म्यू मिनिमम आएगा। भाई जो फ्रिक्शन आया है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, ठीक है, वही लिमिटिंग बन गया, तो उस वक्त का जो म्यू होगा वो सबसे कम होगा। तो इसको क्या करोगे? म्यू मिनिमम इंटू एन कर दो। एन कितना लाए हो? तो एन अभी के मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन बराबर करना है, ये फ्रिक्शन है, देखो दिस वन इज द फ्रिक्शन, 9 mg/25 इज द फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू मिनिमम इंटू 73 mg/100। तो यहाँ से mg से mg कट गया, म्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 25 चौको 100, 36/73, दिस वन इज आंसर। तो आपने इसे भी निकाल लिया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज हल्ला मचा सकते हो, बोलो। कुछ नहीं किया, बॉटम पॉइंट रेस्ट में था तो उसके बाद टॉर्क इक्वेशन लिखा, अल्फा निकाला, अल्फा निकालने के बाद मैंने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर एक्स में फोर्स इक्वेशन, वाई में फोर्स इक्वेशन लिख दिया और फ्रिक्शन को एड कर दिया। सर ये आपने जो म्यू निकाला है ये तो सर लिमिटिंग होगा ना? हाँ बिल्कुल। नहीं तो सर वो लिमिटिंग म्यू मिनिमम म्यू कैसे के बराबर हो जाएगा? अरे यार, इतना फ्रिक्शन चाहिए तुम्हें, इतना फ्रिक्शन चाहिए स्लिप नहीं होने के लिए, कम से कम इतना चाहिए। अब देखो एन की वैल्यू इतनी मिल रही है, तो सरफेस का म्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन देना आसान है ना, तो म्यू कम करते जाओ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होने लगेगा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी भी हाल में इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे कम हो गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना होगा, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे कम हो गया तो ये सरफेस दे ही नहीं पाएगा ना, और अगर सरफेस नहीं दे पाएगा तो बॉटम पे स्लिप हो जाएगा।
इसका मतलब कि जिस वक्त ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा उस वक्त का म्यू सबसे कम हो रहा होगा, क्योंकि अगर म्यू उससे ज्यादा हो गया तब तो ये फ्रिक्शन इससे मिल ही सकता है, इससे कम का तो वैल्यू मिल ही सकती है। बताओ। यस सर। ठीक है, ओके।